हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में मैथ की पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं मैथ के, जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आएगा कि सिद्ध कीजिए √5 पे एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 भी पूछ सकता है, या फिर √7 भी पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपसे कोई भी पूछ सकता है। लेकिन मैं आज आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी स्टूडेंट को पता है तो अच्छी बात है, फिर भी आप देखना, क्योंकि आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप लोग एक को सीखोगे तो ऐसे आप हजारों क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज हो, अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके विपरीत मान लेना है। जैसे आपका अपरिमेय को परिमेय मान लेना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप मान लेना, माना, ठीक है, जो √5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक परिमेय संख्या मानना है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। और मैंने आप लोगों को बताया था जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती है ना, उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √5 = P/Q। ठीक है, ये आपको पता चल गया। बट यहां आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, जहां जो आप लोगों का जो P है, P और Q, जो P और Q है क्या है, यहां सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है जिसका जो HCF है, यानी कि आपका गुणनखंड है, वो एक ही होगा। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या है, यानी कि ये अगर सह अभाज्य संख्या है, तथा एक शर्त और होता है परिमेय संख्याओं में, जो Q होगा, Q = 0। ये मैंने आपको बताया है कि इसका जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपकी वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब आप ये चीज जो है ना, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, पूरा आप लोग कॉन्सेप्ट समझना, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आप लोग सबसे पहले √5 का वर्ग कर लेना। तो √5 का वर्ग क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं, एंड फिर आप लोग P/Q का वर्ग कर लेना। ठीक है, दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करोगे तो सबसे पहले √5 का वर्ग होता है 5, क्योंकि √5 जो होता है, √5 जो होता है इंटू √5 वो बराबर होता है 5 के। ये याद रखना। ऐसे अगर √3 आए तो भी सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और P का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका P²। क्या हो जाएगा, P², और Q का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा Q²। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप लोगों को यहां क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहां Q² को आगे कर लेना है, और P² बटे आपको 5 लिख देना है। ठीक है, P² बटे 5। ओके, अब इसको आप लोगों को समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देना है। क्या देना है, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसको आपने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब आप लोगों को लिखना क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां आप लोग समझो थोड़ा सा, यहां आपका 5P² है, तो 5P² के नीचे है, तो देखो 5 जो है ना, अगर P² को विभाजित करता है, 5 जो है वो P² को विभाजित करता है। अगर 5 जो है P² को विभाजित करता है, जो ये 5 है P² को विभाजित करता है, तो एक बात याद रखना कि 5 जो होगा P को भी विभाजित करेगा। ये इतना आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आप लोगों को थ्योरम है आपके बुक में। ठीक है, 5² को भी, यानी कि 5² को विभाजित करेगा, या फिर लिख देना 5² को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां भी लिख देना। ठीक है, बस इतना सा आप लोगों को लिखना है। क्यों लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका P² के नीचे 5 है, तो अगर ये समझ लो, अगर आप समझो यहां अगर P² को मैंने मान लिया 10, तो 10 का आप स्क्वायर करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो ये 100 को विभाजित करेगा, 100 को 5 विभाजित करेगा तथा 10 को भी विभाजित करेगा 5, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, हम p बराबर 5m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, p बराबर 5m लिख सकते हैं। p बराबर 5m लिख सकते हैं, जहां m जो है कोई पूर्णांक है। m क्या है, यहां कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट मैंने नाम दिया है, यहां क्या करोगे, में जो p बराबर है 5m रखने पर आप p बराबर 5m रख दो। पूरा कॉन्सेप्ट समझना, अगर यहां √2 होता तो हम इसको 2m मान लेते, ठीक है। अगर 7 होता तो 7m, इसी के अकॉर्डिंग मानना है, ठीक है। तो यहां आप लोग क्यू स्क्वायर बराबर आप 5m का स्क्वायर कर लो और वटे में आपका 5 है, 5 रहने दो। फिर यहां आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर बटे 5 जा 25, तो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5m स्क्वायर। यहां आप m स्क्वायर को आगे कर लो, यहां आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे में 5, ठीक है। अब यहां आप लोगों को लिखना क्या है, वो आप लोगों के लिए मेन है कि फिर वही चीजें लिखना है। जैसे मैंने लिखा था p के लिए, यहां p के लिए, उसी तरह से आपको q के लिए भी लिखना है कि अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो होगा q को भी विभाजित करेगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप लोगों को क्या लिखना है वो समझो। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, जो मैंने ये समीकरण 1 माना है और इसको आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको पता चला कि यहां क्या है, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, बस यही आपका मेन चीज है। समीकरण 1 तथा जो समीकरण 2 है, ठीक है, में जो p है और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दोनों में जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों, क्योंकि दोनों में 5 मिला है, ठीक है, तो 5 है। अतः अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो अगर p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उनका जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है। अतः जो √5 है, √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब क्या हो गया, आप लोगों को अब नीचे लिख देना है, नीचे अब आप लोगों को लिखना है अतः, ठीक है। तो अब आप लोगों को लास्ट में डिस्कशन लिख देना है। अतः जो √5 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। संख्या, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। जैसे संख्या है, अगर मान लो √2 आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आ गया, √2 आ गया, तो अब क्या करोगे, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 में आपको 5 की जगह 2 मतलब 2 अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। अगर √7 आ गया तो 7 मिलेंगे। सिंपल सी बात है, जहां √5 है वहां √7 कर देना, जहां √5 है वहां √2 कर देना, बस आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड एक ही है, समझने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। देखो लिखा क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
तो अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो सबसे पहले आपको एक संख्या और दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख दो माना जो हमारी मतलब एक संख्या है, जो हमारी एक संख्या है वो x है तथा दूसरी संख्या y है। अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है तो एक संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये तो आपको मतलब पता है। एक संख्या जो है ना, एक संख्या मतलब पहली यानी कि एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या, सीधा आपके उसमें लिखा हुआ है। देखो एक संख्या दूसरी संख्या जो लिखा है वही लिख रहा हूं, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तो सीधा आपको क्वेश्चन में बताया गया है, तो मैंने लिख दिया है कि ज्यादा बेटर समझ में आए। तो अगर ये 3 गुनी है तो मैं एक संख्या, देखो अगर ये 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो यानी कि पहली संख्या 3 गुना है तो इनको दूसरी संख्या से बराबर करने के लिए दूसरी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या से हम 3 में गुणा करेंगे क्योंकि हमें इक्वल करना है। अगर ये 3 गुना ऑलरेडी है तो इनको हमें 3 गुना करना होगा। तो एक संख्या हमारा क्या है, x है, और हमारा 3 इंटू आपका दूसरी संख्या y है। ठीक है, बस हो गया। इतना सा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ जो है ना, यहाँ आपको पता है कि बुक के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ जो है x कॉमा y से बड़ा है, मतलब x का मान बड़ा होगा यानी कि 3 गुना होगा। ठीक है, बड़ा है। अब दूसरी शर्त में आपसे ये कहा है कि इनका अंतर जो है यानी कि x माइनस वाई जो होगा इसका अंतर कितना है, 26 है। शुरुआत में ही कह दिया इसका अंतर दो संख्याओं का अंतर है। ठीक है, तो 26 अगर है तो इसको आप क्या करोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो इस चीज को, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो। ठीक है, अब आप लोग यहां लिखना कि समीकरण जो आपका मतलब समीकरण दो में x इक्वल टू 3y रखने पर, देखो x का मान आपको ऊपर दिया हुआ है 3y रखने पर, देखो x की वैल्यू ऊपर देख लो ये। ठीक है, x इक्वल टू 3y, तो यहां अगर x इक्वल टू आप 3y लिख दोगे यानी कि यहां मैंने 3y लिख दिया और यहाँ y है, y ऐसे ही रहने दो और यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2y हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा और यहाँ y इक्वल टू 26/2 और यहाँ आपका y की वैल्यू आएगा कितना, 13। अगर बच्चा पार्टी y की वैल्यू 13 आया मतलब दूसरी संख्या हमें 13 मिला तो पहली संख्या उसकी 3 गुनी है, या फिर आप समीकरण 1 में y का मान रख दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कौन सा है, समीकरण 1 यहां है ये x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y। अब x मतलब इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13 यानी कि x बराबर 39, 3 गुनी है ना, बस हो गया 39। अब यहां आप लोगों को पता चला हमारी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, मतलब अगर आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी x की वैल्यू जो है वो मतलब कितना आया आपका 39 आया और y की वैल्यू इतना। तो अब लोग लास्ट में लिख सकते हो अतः जो हमारा अभिष्ट संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं की बात की जा रही है, अभिष्ट संख्याएं हैं वो पहले मैंने x का लिखा है तो x का लिख देना बराबर आपका 39 व 13 है। बस ये इतना आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने है और आपको एक गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये गुणनखंड एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हार्ड गुणनखंड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे कर भी नहीं पाएंगे, तो ध्यान से समझना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस आपको 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लो, आप यहाँ क्वेश्चन उतार लो। यहाँ पर 3x² लिखा हुआ है माइनस 2√6x लिखा हुआ है प्लस 2 लिखा हुआ है इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है, यानी कि 6 हो जाएगा, तो आपको करना है जोड़ने या घटाने पर आपका 2√6 आए और आपका गुणा करने पर कितना है 6 आए। ठीक है, तो अगर आप √6 जो है ना √6 और इंटू √6 करोगे तो कितना आएगा
अपना 6 आएगा। तो ये मैंने गुणा किया 6 आया, जोड़ो कोई, अगर इसको ऐड करोगे तो आपका 2√6 आएगा, मतलब यही सही है, 2√6 आ गया। ठीक है, तो अब आप लोग इसको ऐसे ही फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा, मान लीजिए मैंने इसको मतलब विभाजित किया, मतलब इस चीज को, तो अब आप लोग इसको ऐसे करना, देखो यहाँ √6 एंड आपको प्लस लगाना है। ठीक है, √6 और इंटू एक्स, इस चीज को मैंने बना लिया, फैक्टराइज कर लिया, +2 एंड बराबर 0। अब यहां से आपका हो जाएगा 3x² माइनस आपका √6x एंड माइनस आपका √6x, क्या हो जाएगा √6x एंड माइनस आपका √6x एंड प्लस आपका 2 हो जाएगा बराबर 0। यहां से आप लोगों को कॉमन क्या लेना है, यहां आप लोगों को सबसे पहले कॉमन लेना है, तो यहाँ पर √3x कॉमन ले लो। अगर √3x आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ अगर √3x तो यहाँ एक रूट बचेगा 3 एंड यहाँ x बचेगा, माइनस अगर यहां से आप निकालोगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, 2 ही बचेगा ना, यहाँ देख लो ध्यान से। ठीक है, आप लोगों का यहाँ √2 बचेगा, √2, क्योंकि रूट में है ना। अब देखो यहां आप लोग क्या कॉमन लोगे, यहां आप लोग कॉमन लेना √2, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 एंड √3x बच जाएगा एंड माइनस आपका एक √2 चला गया और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ √2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ आप लोगों का एक ब्रैकेट में √3x एंड माइनस √2 एंड एक ब्रैकेट में भी वही इतना है √3x माइनस √2। ठीक है, अब वैल्यू तो आप लोगों को पता चल गया क्या आएगा, एक बार आप इसको 0 रख लो, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहां से आपका आएगा x इक्वल टू आपका एक इधर चला जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 ऊपर हो जाएगा और ये √2 ऊपर हो गया, अब ये गुणा में है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक हमें x की वैल्यू ये मिली और दूसरा भी वही मिलेगा, जैसे मैंने दूसरे को मान लो इसको ले लिया 0 के बराबर, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहां से भी हमें x की वैल्यू उतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां हमें x की वैल्यू 2 मिली और सेम मिला। ठीक है, तो यहां आपका जो मतलब इसका मूल होगा वो यही होगा √2/3 एंड फिर आपका √2/3, बस यही हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान से क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना घर पर लगाने का, एक बार मैं बता रहा हूं, फिर आप लोग कोशिश करना घर पर लगाने का, ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। देखो यहाँ आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि आपका बिंदु ए जो है ब्रैकेट में 2,3 फिर बी है 4, के और सी है 6, -3 समरेखीय है। अगर ये समरेखीय होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सीधा लिखा हुआ है कि समरेखीय है, तो यहाँ के की वैल्यू समझ लेना 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। देखो सूत्र में एक सिंबल के द्वारा, देखो ये त्रिभुज है, समझ लो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये मैं देखो इसका सूत्र होता है 1/2 एंड फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगाना x1, फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लिखना, फिर y3 माइनस y1, फिर आप एक ब्रैकेट में x3 लिख देना, फिर यहां आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब यहां आपको ये दिक्कत होगा कि इसमें x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो जो आगे वाले होते हैं इसको x कहा जाता है, x1, इसमें आगे जो है वो x2 हो जाएगा, इसमें आगे जो है वो x3 हो जाएगा, इसमें जो पीछे है वो y1 हो जाएगा, इसमें जो पीछे है ये y2 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ 1/2 है एंड x1 यहाँ कितना है, x1 हमारा देख लो यहाँ x1 2 है। ठीक है, और y2 हमारा कितना है, y2 k है। ठीक है, देख लो सब कुछ देखते हुए चलना, k है। अब यहाँ माइनस y3 और यहाँ y3 -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको इतना समझ में आया। प्लस हमारा x2 कितना है, x2 हमारा 4 है। ठीक है, x2 मैंने 4 रख दिया। अब y3 कितना है, y3 हमारा -3 है, देख लो सारा देखते चलना। और हमारा y1 कितना है, y1 3 है, तो यहाँ आपका माइनस ऑलरेडी था। अब हमारा x3 कितना है, x3 हमारा है 6 है ना, देख लो पूरा चेक कर लेना, क्योंकि अगर एक मान गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब y1 हमारा कितना है, y1 3 है एंड y2 हमारा कितना है, k है, -k।
और बराबर 0, इसको भी बराबर 0 ही रखना क्योंकि 0 के बराबर होता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ ही लिख देना बराबर 0, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और यहाँ बराबर आगे हटा देना, यहाँ बराबर 0 कर देना। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले 1/k है, 1/2 मतलब कर देना। फिर यहाँ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ आपका 2 है, 2 रहने दो, k + 3 है। चलो अब यहाँ आप लोगों का प्लस आप लोगों का क्या है, देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ हमारा देखो ये माइनस, देखो आपका 6 हो जाएगा, ये 6 -6 और 6 मतलब 6 का आप 6 से -24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप समझो, यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा 6k हो जाएगा, एंड यहाँ आपका नहीं छात्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 18 हो जाएगा, मैं 18 बना देता हूँ, ठीक है। ये इस चीज को जब, और यहाँ हमारा -6k हो जाएगा, ये -6k हो जाएगा बराबर 0। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ अब आप लोग क्या करना, यहाँ बड़ा बेटा कर लगाओ। यहाँ आपका 2k है, 2k एंड प्लस हमारा कितना है, ये आपका 6 है एंड -24 है, ठीक है। और यहाँ प्लस 18 है, ठीक है, एंड यहाँ -6k है बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ हमारा कितना आएगा, देखो ये आपका 18 मतलब 18 6 24, एक 24 प्लस में एक 24 माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ लो 0 हो गया। और 6k में से +2k घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा -4k। समझ में आया कि नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। अब यह आया तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये समझ लो इधर चला जाएगा 0 के, तो k की वैल्यू हमें 0 मिल ही जाएगी। कि देखो यहाँ अगर मान लो ये आपका 4 इधर गया तो बटे में हो गया 4, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 से 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये हमारा 0 हो गया। तो k का अभिष्ट मान 0 है, तो इसलिए हमारा क्या है, संरेखीय है, ठीक है। तो आपका अतः हमें क्या मिला, k का अभिष्ट मान 0 है। अगर 0 है तो ये हमारा क्या है, संरेखीय है, जो कि मैंने पहले ही बताया। और काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को मैं एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ताकि आप लोगों को जितना क्वेश्चन समझा जा रहा है अभी से अगर आप लोग समझोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा सिद्ध कीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए जी cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a -1 एंड cosec a +1। अब इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले इसको आप एक तरफ लिखना, लेकिन अब हम लोग इस पक्ष को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बायां पक्ष को, इस पक्ष को। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा cot a को हम लिख सकते हैं cos a बटे sin a। देखो tan a को हम sin a बटे cos a लिख सकते हैं, तो उसका उल्टा आप लिख देना cos a बटे sin a। अब इधर हमारा माइनस cos a है ही, अब बटे लगा दो, बटे में आप लिख दो, हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। यहां हमारा ये भी हो जाएगा cos a बटे में sin a, और यहां हमारा प्लस cot a हो जाएगा, प्लस cot a, ठीक है। अब यहां आप क्या करोगे, यहां आप cos a कॉमन ले लेना, लाइक देखो समझना, cos a मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा आपका, मैंने यहां से cos कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया 1 बटे sin a, 1 बटे sin a। और यहां हमारा क्या बचा, -1 बचा, क्योंकि मैंने यहां से cos कॉमन ले लिया। अब यहां भी हमें cos कॉमन लेना है, तो यहां भी मैंने अगर cos a कॉमन ले लिया, तो यहां भी 1 बटे sin a हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से मैंने ये cos a को खत्म कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हम देखो यहां से हमारा बचेगा 1 बटे sin a, देखो समझना 1 बटे sin a -1, और बटे में हमारा बचेगा पूरा समझना 1 बटे sin a +1। अब 1 बटे sin a जो होता है वो बराबर होता है cosec a, अब -1 और हमारा नीचे है 1 बटे sin a, तो ये भी cosec a ही होगा, cosec a और ये +1। यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चा पार्टी, सिद्ध हो गया। देखो यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह में देखो cosec a -1, cosec a -1, cosec a +1, cosec a +1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन समझाए, मतलब यहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तय है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस सब कुछ पढ़ाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।